Hello and welcome back everyone to Arihan Publications Crash Course for CBSE Class 10th English Language and Literature. I am Srishti Agarwal, your English educator. In the previous video, we had discussed everything regarding the first poem of Class 10th, that is Dust of Snow. In today's video, we will move ahead and discuss some of the important questions of the poem. But before we move ahead, I want to discuss with you the type of questions that comes in your CBSE board exams. CBSE 3 types of questions पूछता है from all of literature, be it prose, poetry or a supplementary reader. The first type of question it asks is an extract based question, यानी कि हमारे सारे लिटरेचर में से कोई भी चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया जाएगा और उसमें से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, यानी कि एक एक्सट्रैक्ट्स में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आता है. द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इज अ शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि इन क्वेश्चंस में छोटे आंसर्स लिखे जाएंगे. शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन 5 आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं एंड इनकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होती है. द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ये 8 मार्क्स के होते हैं एंड इनकी वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स होती है. So let's move ahead and discuss the questions of the poem Dust of Snow. So the first question is an extract based question. The extract is, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood. And इस extract से जो first question हमें पूछा गया है वो है, how is the shower of dust of snow important? यानी कि जो dust of snow पोएट पे गिरी थी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो डस्ट ऑफ स्नो की जो शावर है वो नेचर के हीलिंग पावर के बारे में बता रही है, राइट. बिकॉज वो शावर हुई तभी तो पोएट का मूड बदला, तभी तो पोएट हील हुआ. तो जो फर्स्ट रीजनिंग होगी वो ये होगी कि डस्ट ऑफ स्नो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर. एंड अगर मैं पोएट स्पेसिफिक होती हूँ तो पोएट के लिए ये शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट चेंज्ड हिज मूड. द शावर शोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ सैड टू अ हैप्पी एंड अ पीसफुल मूड. यानी कि पोएट के लिए वो डस्ट ऑफ स्नो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उसके मन में एक चेंज आया, उसका मूड सैड से हैप्पी हो गया. ओके, let's move to the second question of this extract. The second question is, from the given lines, what can we say about the setting of the poem? यानी कि ये लाइंस पढ़ के हम इस पोएम के बारे में क्या बता सकते हैं, ये कौन से सीजन में लोकेटेड है, इसमें टोन क्या है, पोएट का मूड क्या है, पोएट ने किस मूड से ये पोएम लिखी है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है क्योंकि पोम में स्नो का रेफरेंस है तो हम ये कह सकते हैं दैट ये पोम एक विंटर्स डे पे लोकेटेड है. जिस सिचुएशन की ये पोम बात कर रहा है वो एक विंटर्स डे पे हुई थी. ओके, सेकेंडली हमारे इस लाइंस में जो 2 सिंबल्स हैं यानी कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री, दोनों ही नेगेटिव सिंबल्स हैं, सैडनेस रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो ये दोनों सिंबल्स हमें इस पोम के बारे में और पोएट के मूड के बारे में भी बता रहे हैं. ये हमें ये बता रहे हैं कि ये जो पोम है ये सैडनेस से लिखी हुई है, इसमें सैड टोन है. ओके, एंड ये हमें पोएट के मूड के बारे में बता रहे हैं कि वो भी सैड था जब वो ये सिचुएशन उसके साथ हुई. तो हम क्या कहेंगे सेटिंग के बारे में कि पहला विंटर्स डे है, दूसरा कि सैडनेस एंड डिप्रेशन से भरी हुई सेटिंग है ये. Okay, let's move to the next stanza. The next stanza is, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. And इसका first question is,
वेयर वॉज द पोएट एंड वॉट हैड हैपेंड विथ हिम, यानी कि पोएट कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ था। तो अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट आंसर करूँ तो पोएट हमें पता है हेमलॉक ट्री के पास था, उसके नीचे खड़ा हुआ था। वो वहाँ कैसे पहुँचा, क्या कर रहा था, हमें कुछ नहीं पता और हमें वो लिखना भी नहीं है। हम सिर्फ ये लिखेंगे कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और वो हेमलॉक ट्री पूरी स्नो से कवर्ड थी। ठीक है। द सेकेंड पार्ट है इसका कि उसके साथ क्या हुआ था। अब हमें पता है कि जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था तो उस पर सडनली एक डस्ट ऑफ स्नो की शार हुई थी एंड उस डस्ट ऑफ स्नो की शार के बाद उसके मूड में एक चेंज आ गया था। ओके तो हमें यही बात लिखनी है। वॉट वी विल से, तो कंप्लीट आंसर हम क्या लिखेंगे, द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री विच वॉज कवर्ड इन स्नो. While under the hemlock tree, there was a sudden shower of tiny particles or flakes of snow on the poet. This brought along a positive change in him. Okay? इस extract का second question is, what does of a day I had rued means? यानी कि जो हमारा last line of this stanza है उससे हम क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब है। तो we know that the poet was feeling sad and depressed. उसका दिन बहुत खराब जा रहा था, राइट और हमें ये बात पक्का तब पता चलती है जब हम ये लाइन पढ़ते हैं, राइट। सो वी कैन से इज दैट द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस, सो ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड एंड वॉज हैविंग अ रियली बैड डे बिफोर द शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। वो यही कह रहा है ना कि डस्ट ऑफ स्नो की शावर के बाद उसका जो खराब हो रहा था दिन, जो खराब जा रहा था वो बच गया, राइट। जो दिन वो रिग्रेट कर रहा था वो रिग्रेट नहीं करेगा। तो हम टोटल में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे the poet was feeling depressed and hopeless, so he was not in a good mood and was having a really bad day before the shower of dust of snow. But after the dust of snow fell on him, he felt that the day he was regretting till now has been saved. ठीक है, तो ये लाइन जो है ऑफ अ डे आई हैड रूड हमें ये सब बता रही है कि उसका मूड डिप्रेस था, होपलेस था, उसका दिन बहुत बुरा जा रहा था बिफोर डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरी। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद उसका दिन वो जो रिग्रेट कर रहा था वो बच गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। द फर्स्ट शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन इज द पोम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग। हाउ? क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि जो पोम है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, वो हमें ये दिखा रही है कि हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो हमारी किसी को जज करने की क्षमता है वो कभी कभार गलत हो सकती है। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है हमें इस बात को जस्टिफाई करना है, बताना है कैसे। तो हम क्या लिखेंगे दैट हाँ, पोम हमें बता रही है कि हमारी जो जजमेंट है वो कभी कभार मिसलीडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं जो हम नेगेटिविटी से एसोसिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमेशा ये तो गड़बड़ ही करेगा, खराब ही करेगा, ये इल्लक है, बैड ओमन है, राइट। लेकिन पोएट ने उन्हीं दो चीज़ों को यानी कि क्रो और हेमलॉक ट्री को यूज़ किया है और ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिविटी लेकर आते हैं, वो पॉजिटिविटी भी लेकर आ सकते हैं। एंड पोएट ने बताया है थ्रू अ सिंपल इवेंट जो इन दो चीज़ों, इन दो सिंबल्स की वजह से उस पर होती है। क्या होता है? एक क्रो हिलता है, हेमलॉक ट्री पे जो स्नो पड़ी होती है वो उस पर गिरती है और उसके मन में एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है। यानी कि जो दो नेगेटिव इमेजरी है क्रो और हेमलॉक ट्री की, उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं, अनलाइक हमारा पॉपुलर बिलीफ। सो हम क्या लिखेंगे आंसर में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज how human judgment of certain issues can be misleading. There are certain objects, things that people associate with negativity. The poet tries to alter this mindset through this poem by showing how a crow sitting on a hemlock tree, both of the images are negative, shook dust of snow on him, which instantly brought along a positive change in his mood. Okay? Now, let us move to the next short answer based question. The question asks, how has the poet observed nature in his poem Dust of Snow? यानी कि पोएट ने अपने पोम डस्ट ऑफ स्नो में नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करा है, कैसे दिखाया है। तो हमें पता है कि पोएट ने नेचर को एक हीलिंग पावर की तरह दिखाया है। ऐसे दिखाया है कि
नेचर हमेशा हम में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती है, राइट? चाहे कोई भी एस्पेक्ट ऑफ नेचर हो, हर एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज ब्यूटिफुल. It brings joy and happiness, be it the symbols that the poet uses, that is crow and hemlock tree. Okay? So अगर हमें ये आंसर फॉर्म करना हो तो हम लिखेंगे in the poem Dust of Snow, the poet sees nature as a medium of positive change. He had used a crow and a hemlock tree, images that are generally associated with negativity, death and fear. But here, the poet has presented it beautifully. They bring joy to him. Okay? The next short answer based question is, what did the poet think of the day before dust of snow fell on him? यानी कि पोएट का दिन कैसा जा रहा था और उसको क्या लग रहा था उस दिन के बारे में बिफोर उस पे डस्ट ऑफ स्नो गिरी. तो हमें पता है कि पोएट को ऐसा लग रहा था कि उसका दिन बहुत बेकार है, उसका मूड सैड था, डिप्रेस्ड था, वो अपने दिन को रिग्रेट कर रहा था कि क्यों आया ये दिन, नहीं आना चाहिए था, इट्स अ वेरी बैड डे फॉर हिम बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम. बट जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरी उसका मन बदल गया, वो खुश हो गया, वो ये सोचने लगा कि जो दिन उसका अभी तक खराब जा रहा था वो अब अच्छा जाएगा, वो बच गया, राइट? सो हम आंसर लिखेंगे बिफोर द शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वॉज हैविंग अ रियली बैड डे. ही वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड. He thought that his day was completely ruined. But after the shower, his mood changed. He felt that his day was saved. Okay? Now let's move to the next question. As you can see, this question is a long answer type question. And it asks, small things in life make significant changes in our life. Elaborate with reference to the poem Dust of Snow. यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आती है. हमें इस स्टेटमेंट को अपनी पोएट्री से लिंक करना है. अब हमें पता है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी पोएट्री का एक सेंट्रल थीम है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे कि एक सिंपल सा एक्ट लाइक अ शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो पोएट के लाइफ में, पोएट के दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आता है. उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है उस दिन को लेके. वो ये सोच रहा था कि उसका दिन बहुत ख़राब है, बेकार है, उसका मूड बहुत ख़राब था. बट जैसे ही एक छोटा सा इवेंट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो उस पर हुआ, उसका मूड बदल गया. एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पैक्टफुल चेंज उसमें आ गया, राइट? बिल्कुल उसी तरह, एक उस छोटे से शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो की तरह हम भी, हमारी लाइफ में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं. हमारे छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो दूसरों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं, राइट? तो अब अगर मुझे इस सारी चीज़ों को एक आंसर में लिखना होगा तो मैं थोड़ा सा इनको एलैबोरेट करते हुए ऐसे लिखूंगी. इट इज़ ट्रूली सेड दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर लाइफ. Even the small incidents can have a huge impact in our lives. The poem Dust of Snow beautifully states this fact. In the poem, the poet's mood is transformed because of a small event. While he was passing by a hemlock tree, the dust of snow falls on him. Such an insignificant event changes his sad and depressed mood into a joyous one. Just like the simple movement of a crow, the simple things that we do for others can make all the difference. Our random acts of kindness can brighten a person's day and sometimes change their future. Just like the poet who had wasted some part of day in his sorrows is enlightened by the event, we can also make our as well as others' life happier. Noticing and appreciating the things of less importance can cause us to have a spirit that is willing to change and therefore succeed. यानी कि एक छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस हमें खुद में बदल सकती है, हमें ये बता सकती है कि हमें बदलना चाहिए और उस चीज़ से हम अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं. ओके, आई होप आप लोग को आंसर पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आंसर करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कमेंट on use of symbols in this poem.
What is the purpose to use those symbols? यानी कि जो इस पोम में डस्ट ऑफ स्नो में जो सिंबल्स यूज किए गए हैं हमें उनके बारे में बताना है और ये बताना है कि वो सिंबल्स पोएट ने क्यों यूज किए हैं। तो हमें पता है कि पोम में 2 सिंबल्स हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, बट यहाँ पर हम एक और सिंबल की बात करेंगे, दैट इज द डस्ट ऑफ स्नो। वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं और पोएट ने उनका क्यों यूज किया है, चलिए वो समझते हैं। द फर्स्ट सिंबल इज अ हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है जो डेथ को सिंबलाइज करता है, यानी कि नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। सिमिलरली ही जो सेकेंड सिंबल है दैट इज क्रो, वो भी नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। क्रो एक बहुत ही अगली सी ब्लैक कलर की वर्ड है जो हम बैड ओमन्स के साथ एसोसिएट करते हैं, राइट। सो ये तो थे 2 नेगेटिव सिंबल्स, राइट, जो पोएट के नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मूड के बारे में बता रहा है। हमारे पास एक और सिंबल है जो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नेगेटिव सिंबल्स के ऑपोजिशन में नेचुरल जॉय, हैप्पीनेस और एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो हमारे पास 3 सिंबल्स में जिसमें से 2 नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है। तो पोएट ने जो हमारे नेगेटिव सिंबल्स हैं अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव इमोशंस को दिखाने के लिए यूज किया है, राइट। एंड जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिरती है वो पॉजिटिविटी दिखा रही है, पोएट के अंदर एक पॉजिटिव चेंज जो आया है उसको दिखा रही है, राइट। सो हम आंसर क्या लिखेंगे? इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड 3 सिंबल्स, दैट इज द हेमलॉक ट्री, द क्रो and the dust of snow. Hemlock is a tree that contains poison. So the hemlock tree is a symbol of death. Second, the crow is considered to be the ugliest bird and is associated with bad omen. Another symbol, dust of snow, indicates natural joy and energy. The poet uses 2 negative symbols to represent the negative aspect of mind. The falling of snow by the crow certainly improves his mood. Perhaps the poet is saying that even something that we generally associated with negativity can have a positive impact. So we can say that the frost's use of symbols is very profound and meaningful. तो हमने बता दिया कि 3 सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोएट ने उसको कैसे यूज किया है। ओके, सो ये तो थे डस्ट ऑफ स्नो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।